एक समय पहले की बात है। विलासपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के महाराज के दो पुत्र थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। मैं तुम दोनों पुत्रों को एक एक करके सोने की मुद्रा देता हूँ। तुम लोग इस स्वर्ण मुद्रा से कोई ऐसी वस्तु खरीद के लाओ जिससे महल का एक कमरी पूरी तरह से भर जाए। दोनों पुत्र राजा के बात मानकर चले जाते हैं, लेकिन घूमते घूमते शाम हो जाती है और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या खरीदना है। तब छोटे बेटे ने दुकानदार से पूछा, यह पुस्तक कितने की है? पुस्तक का भला क्या मोल होगा भाई, ये बहुत सस्ती है, लेकिन इसमें लिखी बातें बहुत ही अनमोल है। ठीक है, मुझे ये चाहिए। ये स्वर्ण मुद्रा रखिए और पुस्तक मुझे दे दीजिए। शाम को दोनों बेटे वापस आते हैं और अपने पिता के पास जाते हैं। राजा सबसे पहले छोटे बेटे से पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुमने कुछ नहीं खरीदा? पिताजी, मैंने एक पुस्तक खरीदी है। क्या? एक स्वर्ण मुद्रा से केवल एक पुस्तक खरीदी? ठीक है। इसके बाद राजा दूसरे बेटे से पूछते हैं, तुम क्या खरीद कर लाए हो बेटे? पिताजी, मैंने भूसा खरीदा है और पूरा घर भूसे से भरा दिया है। ठीक है। राजा सभी को अपने फैसला सुनाते हैं। महारानी, हमने फैसला किया है, हम बड़े और बुद्धिमान बेटे को ही राजा बनाएंगे और हमारा छोटा बेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसने हमारी दौलत को इस बेकार सी पुस्तक पर खर्च कर दिया। इसके लिए महल में कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसे कह दो कि ये सुबह होते ही महल छोड़कर चले जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। अगले दिन जब छोटा बेटा घर छोड़कर जाने लगा, तब माँ रोते हुए आई और उसने थैले में कुछ लड्डू बांधकर उसे रास्ते के लिए दे दिया। इसके बाद वह वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते शाम हो गई और उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी, इसलिए रात बिताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और माँ के द्वारा दिए गए लड्डू खाने के लिए निकालता है। वो जैसे ही लड्डू तोड़ता है, उसमें से सोने का एक सिक्का निकलता है। अरे, इसमें तो सोने की अशर्फी है। राजकुमार एक एक करके सारे लड्डू तोड़ता गया और उसे उसमें से ढेर सारी अशर्फियाँ मिली। उसने सारी अशर्फियाँ थैले में भर ली और पेड़ के नीचे सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी पुस्तक निकालकर पढ़ने लगा। गुणवान के लिए होता है पिता का प्यार, निर्गुण से भी प्रेम करे वो माँ, निर्धन के साथी है मित्र, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। वो पुस्तक में लिखे शब्द पर विचार करने लगा। अरे, इस पुस्तक में जो बातें लिखी है, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। मेरा भी भाई है जो बुद्धिमान है, उसे पिताजी ने राजा बना दिया और मुझे बेकार मानकर घर से निकाल दिया। मुझ में कोई गुण ना होने के बाद भी माँ ने मेरी सहायता की और पिताजी से छिपाकर लड्डुओं में मुझे अशर्फियाँ भर कर दी। ये सोचते हुए राजकुमार की आंख में आंसू आ गए। लेकिन मैं इस पुस्तक की हर एक बात को परखना चाहता हूँ। मैं कल सुबह ही अपने मित्र के पास जाऊंगा। अगले दिन भर सुबह पुस्तक में लिखी अगली बात को परखने के लिए मित्र के घर की तरफ चल दिया। जब अपने मित्र के घर पहुंचता है तो मित्र उसे देखते ही उसे गले लगा लेता है। तेरी ऐसी हालत, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, सब भाग्य की बात है। राजकुमार अपने घर से निकाल जाने वाली सारी बात सुनाता है। कोई बात नहीं मित्र, ये भी अपने आप का ही घर समझो, एकदम आराम से रहिए। तभी तो आपके पास आया हूँ, मित्र से बढ़कर कोई नहीं होता। इस प्रकार मित्र के घर में रहकर कुछ दिन बीते जाते हैं। फिर वो मित्र से अनुमति लेकर आगे के सफर के लिए रवाना होता है। चलते चलते शाम हो जाती है और वो दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। वो रात बिताने के लिए उचित स्थान की तलाश करने लगता है कि तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, क्या मैं आज रात भगवान के दरबार में गुजर सकता हूँ? सुबह होते ही चला जाऊंगा। बेटा, ये भगवान का दरबार है, सबके लिए हमेशा खुला रहता है, तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो।
तभी राजा की तरफ से नगर में डुगडुगी बजने लगी। पंडित जी, ये कैसे डुगडुगी है? बेटा, यहाँ के राजा की तरफ से बजाई जो रही है। राजा की एक बेटी है विषकन्या, उसके लिए बजाई जा रही है ये डुगडुगी। विषकन्या? जो कोई नौजवान राजकुमारी के कमरे में एक रात रहेगा, राजा अपनी बेटी का विवाह उसी नौजवान से कर देंगे। तो पंडित जी, इसमें परेशानी क्या है? बेटा, परेशानी नहीं, ये मुसीबत है, मुसीबत। मुसीबत? कैसे मुसीबत पंडित जी? हाँ बेटा, आज तक जो भी नौजवान विष कन्या के कमरे में गया है, सुबह उसकी लाश ही निकल गई है। कोई भी जीवित बचकर नहीं निकल पाता है, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। पंडित जी, मैं अभी आया। मैं डुगडुगी वाले के पास जाता हूँ। मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? ये तो आत्मीय हत्या है। वहाँ से आज तक कोई भी जीवित नहीं लौटा बेटा। पंडित जी, वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और आप निश्चिंत रहे, मैं आपके पास अवश्य लौटूंगा। आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। राजकुमार पंडित जी से विदा लेकर सैनिकों के साथ महल की ओर चल देता है। महल में पहुंचता है और राजा के हुक्म पर उस नौजवान को राजकुमारी के कमरे में बंद कर दिया जाता है। आप कौन है और आपको अपने जीवन की मोह नहीं है? वैसे तो जन्म से हम भी एक राजा है, लेकिन अब नहीं। और रही बात जीवन की, वो तो एक ना एक दिन सभी को इस माया रूपी संसार को छोड़ के जाना ही है। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, चलिए अब आप भी सो जाइए। आप विश्राम करें, हमें नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। राजकुमारी सोने लगती है, लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आती है, इसलिए वो अपनी पुस्तक को पढ़ने लगता है। जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। राजकुमार एक ही लाइन को बार बार पढ़ता रहता है। जब राजकुमारी गहरी नींद में सो चुकी थी, तभी उसके बिस्तर में से एक विषैले नाग को निकलते हुए देखता है। राजकुमार बिना भयभीत हुए पास में पड़े हुए डंडे को उठाता है और जैसे पलंग से नाग नीचे आने लगता है, वो उसे मार देता है। सुबह जब राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा खोल जाता है, तो दोनों को जीवित देखकर राजा बहुत खुश होता है। हम आपकी बहादुरी और समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए। हम आज ही आपके साथ राजकुमारी के विवाह की घोषणा करते हैं और आपको अपने राज्य का युवराज घोषित करते हैं। और इस तरह राजा ने भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस नौजवान से करा दिया। उस दिन से सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।